ताक़ुब अतीका फैज़। इसने थर थर कपकपाते हुए दरवाजे की हल्की सी दर्द से एक आंख लगाकर बाहर देखना चाहा। वो आसिफ था या छलावा जो सहन की बैरूनी दीवार से उल्टा लटका हुआ था। इसके पाँव के तलवे उल्टे होकर दीवार पर टिके थे। इसकी लाल जबान बाहर निकलकर इसकी नाक को छू रही थी। वो एक आम इंसान की तरह ही था। 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, सब, मगर इसकी गैर मामूली अजीब मुस्कुराहट और दहशत ज़दा कर देने वाली हरकत ने शारिक का लहू पी लिया था। पीले बल्ब की तेज चमकती रोशनी में उसको ऐसे देखकर शारिक की रूह फना होने लगी। इस मनहूस की खौफनाक हद तक सियाह आँखें तेजी से घूमती शारिक पर टिकी तो शारिक ने जल्दी से दरवाजे को वापस बंद कर दिया। वो पसीने में शराबवर था। हर रात छोटी लगने वाली रात आज न जाने क्यों लंबी लग रही थी। और खारदार ये वक्त जो गुजरते गुजरते हुए भी लहूलुहान कर रहा था। इसने दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखा। रजब अली, उसका बाप, ने भी इसकी निगाहों के ताक़ुब में देखा और घुटनों पर हाथ रखे उठे। शारिक जैसे समझकर तेजी से रजब अली की तरफ लपका जो साइड टेबल से तस्बीह उठा रहे थे। आज मत जाएं। वो बच्चों की तरह वहशत से उनको दबोच कर मिलतिजी हुआ तो रजब अली ने उसके हाथों को अफसोस से अपने कंधे से हटाया। अफसोस है मुझे तुम पर कि तुम मुझे अजान देने के लिए जाने से रोक रहे हो। बाबा जान, अजान तहज्जुद की ही तो है। आज कोई और दे लेगा बाबा जान, वो खबीस आफत मुझे मार देगी। वो रजब अली को कमरे के दर की तरफ बढ़ते देखकर रूहानसा हुआ। इस खबीस को तुम खुद लाए हो अपने साथ, कितनी बार मना किया था कि यूं गैर वक्त सफर ना किया करो। रजब अली के लहजे में तअस्सुफ था। खैर, आयत अलकरसी का वरद करते रहो जब तक मैं नहीं आता। रजब ने दरवाजा खोलते हुए तंबिया की। तहज्जुद ही तो है, वो मनमनाया। तहज्जुद में ही अल्लाह सबसे करीब होता है। रजब अली ने बिल्कुल सामने देखते हुए जैसे दीवार से लटके छलावे को जताया था और हाथ में पकड़ी तस्बीह पर ज़रलब कुछ पढ़ने लगे। वो खबीस भी आंखें मैच कर तेज तेज लब हिलाता गोया रजब अली की नकल उतारने लगा। उसी अल्लाह के वास्ते आप आज मत जाएं। वो बलकता हुआ उनके पाँव पड़ गया तो रजब अली ने नरमी से इसे खड़ा किया। मैं एक इब्लीस के चेले से डर कर अपने अल्लाह का करब नहीं छोड़ सकता। तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। उनका लहजा अटल था। शारिक ने उनका बाजू दबोचते कमरे की दहलीज से बाहर कदम रखा तो उसकी नजर में अब वो पूरे का पूरा छलावा था। शारिक का दम उलझा। वो अपने बाप के बरकस बुरी तरह डर कर भागता पीछे बेड पर गिर गया। रजब अली ने उसे मुतसफाना निगाहों से देखते दरवाजा बाहर से बंद किया था और आयत अलकरसी पढ़कर हिसार खींचा। जब तक मैं ना आकर कहूँ दरवाजा मत खोलना। और ये खबीस मखलूक मेरा रूप बदल कर भी आ सकती है या आवाज में पुकारेगी, तुम हरगिज बाहर ना आना। सुन रहे हो? हरगिज नहीं, इन्होंने सख्ती से ताकीद की थी। अपने अकब से इन्हीं फिसफिसाने की आवाज आ रही थी जैसे उनके कानों में कोई ना समझ वाओ ना आशना सी सरगोशियां कर रहा हूँ। लेकिन वो बावजू होने के बना पर मुतमईन थे। बेहतर तो ये था कि तुम अंदर तैमम कर लो और तहज्जुद पढ़ने की नीयत करो। इन्होंने एक और बार कदरे ऊंची आवाज में कहा था। जी अच्छा। शारिक की फुंसी फुंसी सी आवाज सुनाई दी तो वो सर झटक कर पलटे और बल्ब की पीली रोशनी में इस खबीस मखलूक को देखा जो अब उल्टा चलता हुआ बिल्कुल सामने दीवार पर जा बैठा था और अपने पांव झुलाने लगा। इसकी आंखों के डेले हलकों में तेजी से घूम रहे थे और होंठ हिल रहे थे। रजब अली ने जल्दी जल्दी वरद करते हुए बाहर की जानिब कदम बढ़ाए थे और बेखूफी से उसे घूरते बैरूनी दरवाजे तक आए और दरवाजा खोलकर बाहर गली में आगे मस्जिद की तरफ जाते हुए इन्हें ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग उनके पीछे बातें करते चल रहे हों। वो बना अपने अकब में देखे चलते रहे और मस्जिद के सदर दरवाजे पर पहुंचकर इन्हें अपनी जेब में हाथ डालने के बाद एहसास हुआ कि वो मस्जिद की चाबी घर ही भूल आए थे। इन्होंने पलट कर देखा, गली दूर तक सुनसान और कहर में लिपटी हुई थी, लेकिन तहज्जुद के लिए ना सही फजर के लिए तो दरवाजा खोलना ही था। इसलिए वो गहरी सांस भरते दोबारा घर की जानिब चल पड़े। कुछ घंटों पहले तुम इतनी रात को सफर मत करना, सुबह आ जाना। इसे अपनी खाला के घर से वापसी पर निकलते हुए रजब अली का फोन आया तो वो बस 60 मिनट पर खड़ा झुंझलाया। अभी 8 बजे थे। इसे
अपने मतलूबा मकाम पर पहुंचने में 11 साढ़े 11 बज जाने थे। फारगाडसी बाबा जान उस वक्त जब किमी ने टिकट भी ले ली है। आप चाहते हैं मैं सफर ना करूं। इसने कंधे पर लटका सफरी बैग दूसरे कंधे पर मुंतकिल करते हुए अपने कजिन की तरफ देखा जो दबी दबी हंस रहा था। शारिक को सबकी महसूस हुई, ना करो पैसे जान से ज्यादा अहम नहीं हैं। बस का सफर है, मेरे अलावा कई लोग सफर कर रहे हैं। इन्हें इस तरह का कोई वहम नहीं हो रहा। वो चटक कर बोला तो रजब अली चुप कर गए थे। ठीक है, 12 बजे के बाद घर आने के बजाय मस्जिद में रुक जाना और रास्ते में किसी से ज्यादा बेतकल्फी ना बरतना और हो सके तो वजू करके सफर शुरू करना। हेलो हेलो बाबा जान, आवाज नहीं आ रही। उसने अपने खालाजाद के सामने मजीद सबकी से बचने के लिए जल्दी से फोन बंद कर दिया और अपने खालाजाद की तरफ घूर कर देखा। कसम से खालू बहुत वहमी हैं। इसके खालाजाद ने हंसते हुए तबसरा किया था। वो भी खसी कर हंसता इससे मुसाफिहा करके बस में चढ़ गया। चंद ही लम्हों में बस अपनी सवारियों को लिए चल पड़ी। अभी बस ने 1 घंटे का सफर ही तय किया था कि बस सुनसान सड़क पर रुक गई। शारिक ने खिड़की से बाहर झांका। दूर दूर तक बंदा ना बंदे की जात और शदीद धुंध, लेकिन चंद लम्हों बाद एक मुसाफिर सर्दी से ठिठुरता बस में चढ़ा तो बस दोबारा चल पड़ी थी। वो मैखनी सा चादर में ढका मुसाफिर उसके साथ वाली सीट पर टक गया और शारिक ने उसे सरसरी सा देखकर दोबारा बस से बाहर नजरें जमा दी थीं, मगर सर्दी के बाइस बंद काले शीशे के बाहर अंधेरा होने की वजह से इसे अपना मटियाला सा अक्स नजर आ रहा था और अपने अक्स के साथ इस आदमी का भी अक्स जो उसे बहुत अजीब नजरों से देख रहा था। शारिक ने शीशे ने नजरें हटा कर रुख मोड़ा तो उसकी हैरत से आंखें खल गई, क्योंकि वो आदमी तो उसके मुखालिफ सिमत में चेहरा के बैठा था। शारिक अपना वहम समझकर दोबारा बस से बाहर दौड़ते मनाजिर देखने लगा और अब फिर इसने अपने चेहरे के साथ साथ अपने साथ बैठे शख्स का चेहरा देखा, जो कि उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था। शारिक चिढ़ सा गया, वो आदमी उसे ऐसे क्यों देख रहा था। इसे उलझन सी हुई। इस एक लखत साथ वाली सीट पर नजर घुमाई, मगर अब भी इस आदमी के चेहरे का रुख शारिक के मुखालिफ सिमत में नीचे को ढलका हुआ था और इसके हल्के हल्के खराटे लेने की आवाज शारिक बआसानी सुन सकता था। शारिक अब मजीद झुंझला गया था और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। इसने बस में निगाह दौड़ाई थी। बस में बिल्कुल पीछे एक सीट खाली थी। वो अपना छोटा सा बैग उठाता इस आदमी को सोता छोड़कर पीछे आया, मगर इसे वहां पहुंचकर मायूसी हुई, क्योंकि वहां एक छोटा बच्चा सो रहा था जो इसे कुछ बिल्कुल पीछे और कुछ मलगजा सा अंधेरा होने के बाइस दिखाई नहीं दिया था। वो दिल महसूस कर पलटा वापस अपने सीट पर आया तो इसे हैरत का शदीद झटका लगा था। उसके साथ बैठा मैखनी सा शख्स अब गायब था। इसने दजदीदा नजरों से अपने अतराफ में देखा। आधे मुसाफिर अपने फोन में लगे थे और आधे नींद के मारे हिचकोला ले रहे थे। बस में वो मुसाफिर कहीं नहीं था और बस रुके बना वो जा कहाँ सकता था। शारिक के जिस्म में एक सर्द सी फिरेरी दौड़ गई। वो शाकिर सा अपनी सीट पर टक गया था। अचानक उसने अपने जूते के नीचे एक नरम सी चीज महसूस की थी। शारिक ने झुक कर देखा तो अपने पाँव में पड़ी काली शय को देखकर बुरी तरह बौखला गया था। मस्जिद से वापसी पर उनको खुद के अक़ब से पहले से ज्यादा भयानक सरगोशियों की आवाजें आने लगी थीं। रजब अली सर कान लपेट कर अपने रास्ते चलते रहे। अपने घर की गली में पहुंचकर इन्होंने घर की दीवार पर देखा। वो मकरू मखलूक वहां मौजूद नहीं थी। इन्होंने तेजी से अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए, गो कि उनको आयत अलकरसी के कज़लिक पर कामिल यकीन था, मगर बेटे का डर कैसे ख़त्म करते। हसब तवक्को दरवाज़ा मुक़फ़्फ़ल नहीं था। इन्होंने जैसे ही सहन में कदम रखा, वो मकरू मखलूक जो सहन के बीच वाओ बीच उल्टी लटकी मुना में कुछ फिसफिसा रही थी, आंखें खोलकर मुस्कुराई। काली रात में बल्ब की मलगजी सी रोशनी में इसका मैखनी सा वजूद हवा में शापर की तरह मुअल्लक था।
ये किसी ना किसी गर्ज से यहाँ मौजूद है। इन्होंने सोचते हुए खुद कलामी की और अंदर कमरे में आ गए। कमरे के अंदर कदम रख कर दोबारा हिसार खींचा और दाएं तरफ दीवार में लगी कील से चाबी उतार कर कंबल में दबके अपने बेटे को अफसोस से देखा, जो उनकी आहट पर भी बाहर ना निकला था। कंबल से बाहर इसके महज कपकपाते पांव झांक रहे थे। मैंने तुमसे कहा था तहज्जुद पढ़ लो, रजब अली ने दरिश्ती से कहा। आप आगे बाबा जान। वो कंबल से सरक कर उठा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। नहीं, वापस जा रहा हूँ। मत जाए, वो मनमनाया। बस शारिक, इतना तुम खुदा का खौफ करो और उठो, तहज्जुद अदा करो। इन्होंने लिपटा था और बाहर निकले, फिर अचानक वापस पलटे थे। तुम इस मखलूक से कोई चीज तो नहीं लाए जो ये तुम्हारे ताक़ब में है? उनके सवाल पर शारिक ने जल्दी से उनकी जानिब देखा। इसका चेहरा धुम हो रहा था। मुझे माफ कर दें, वो चादर हमाद की नहीं थी, मैंने बसमी से उठाई थी। शारिक ने थक कर इतराफ किया था। उसी वक्त बाहर लटका बुजुर्ग कलाकारा था। इसकी कलाकार ऐसी बारीक और तेज थी कि एक लम्हे को तो रजब अली का दिल भी धिक से रह गया, मगर उन की आंखों में शारिक के झूठ बोलने की तकलीफ ज्यादा थी। शारिक ने मजीद झुककर चादर उठाकर देखा। वो खाकस्तरी रंग की मैली सी चादर उसी मैखनी से वजूद की थी। शारिक को गुनागुन शर्मिंदगी ने आ लिया। किया था कि वो थोड़ा सब्र कर लेता। शायद इसकी हिकारत की हद तक महसूस करते ही वो चलती बस से उतर गया हो। और इतनी ठंड है, न जाने इसने कहीं जाना होगा। वो सोचता सोचता पछतावा किया था, गहराइयों में डूबता रहा। और अगली सीट पर औनघते कंडक्टर का कंधा हिलाकर चादर इसके आगे की और कुछ कहने के लिए लबवाही के थे कि कंडक्टर ने अजनबी का तोहफा गनीमत जानकर जल्दी से चादर ली और फिर से बकल मार कर ओढ़ ली। शारिक कुछ गौमगू की कैफियत में सरक कर पीछे हो गया। 5 मिनट भी ना गुजरे थे कि कंडक्टर ने अंगारा उगलती आंखों से इस पर वापस चादर, क्योंकि वो सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। शारिक इसकी हरकत पर भौंचक्का रह गया और हतक के एहसास से उसका चेहरा तप गया था। मगर वो हैरान भी था कि आखिर कंडक्टर ने ऐसा किया ही क्यों। सद शकर आस पास सब लोग गहरी नींद में थे, वरना बात बढ़ जाती। आइंदा ऐसा मजाक ना करना बाऊ, वो संगीन लहजे में कहता। वापस अपनी जगह पर टक गया। शारिक इसके लहजे पर कुछ पूछने की हिम्मत ही ना कर सका और सरक कर खिड़की से बाहर देखने लगा। इसकी आंखें शिद्दत जब्त से सुर्ख हो रही थीं। इसने साथ पड़ी चादर को उठाकर अपने गर्द लपेटा था और चंद लम्हों बाद ही बदक कर उसे खुद से दूर किया। इसे कंडक्टर की बरहमी की वजह का अंदाजा हो गया था। ये चादर बहुत सर्द थी और ऐसी सर्द जैसे किसी ने बर्फ रख दी हो। शारिक को गैर मामूली एहसास के डर ने कपकपा दिया। वो इस चादर और मैखनी वजूद के बारे में सोचने लगा। कुछ देर बाद उसे नींद ने आ लिया और नींद में ही उसने अपने पास किसी को बैठते हुए महसूस किया था। एक सर्द सा हड्डियों नुमा जिस्म। तुमने झूठ क्यों बोला कि वो चादर तुम्हारी खाला ने दी थी? गलती हो गई, वो वाकई शर्मिंदा था। रजब अली ने सर झटका। वो मस्जिद के लिए देर भी कर रहे थे। कहाँ है चादर? इन्होंने जैसत कर पूछा। मेरे कमरे में। मैं आता हूँ। इन्होंने कमरे से निकलते दोबारा हिसार बांधा था और शारिक के कमरे में जाकर आयत अलकरसी पढ़ते हुए अपनी जेब से फोन निकालकर किसी को मिलाया। हाँ, कहाँ हो तुम? इन्होंने दरिश्ती से पूछा। नहीं, अब काफी वक्त हो गया है। फजर में मुझे सीधा मस्जिद में मिलो, इन्होंने कहकर फोन बंद किया था और सामने बेड पर रखी चादर उठा कर बाहर आ गए। इन्होंने इस छलावे की तलाश में नजरें सहन में घुमाई तो वो सहन के बिल्कुल एक करने में बैठा था और मुंह ऐसे खोल बंद कर रहा था जैसे इसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो। रजब अली ने इस के साथ से गुजरते हुए उसकी तरफ फूंक मारी तो वो भयानक सा चलाकर दोबारा पंजों के बल दीवार की तरफ दौड़ गया था। रजब अली मुतमईन घर से निकल आए। अब भी उन के ताक़ब में कोई था।
ये दो लोगों के कदमों की आहट थी। इन्हें अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि वो दोनों कौन थे, इन्हें बस अपने बेटे की फिक्र थी। लेकिन आधे रास्ते में पहुंचकर उनके हाथ से अचानक चादर गायब हो गई थी। इन्होंने घबराकर आसमान को देखा और बोले, तेरे हर काम में कोई ना कोई मसलहत है, और मैं ये भी नहीं जानता कि ये मखलूक कौन है और क्यों आई है। बस मेरे बेटे को उन खबीस मखलूकात से महफूज फरमा। शारिक उठो उठो। शारिक ने सीट की पुश्त के पीछे से कान के करीब अपने नाम की सरगोशी सुनी तो जल्दी से हड़बड़ा कर सीधा हुआ और ये कदम बदका। वो मैखनी सा शख्स इसकी जानिब बहुत गौर से देख रहा था। उसे इस नहीफ से शख्स को देखकर अजीब सा एहसास हुआ। तुम कहाँ चले गए थे? शारिक ने उसकी खामोश अजीब नजरों से बचने के लिए सवाल दागा। कंडक्टर ने मुड़कर नापसंदीदा नजरों से देखा। गालिबन वो अभी तक गुस्से में था। शारिक ने उसे उसी तरह नजरअंदाज किया जिस तरह शारिक के सवाल को उस शख्स ने नजरअंदाज किया था। शारिक जज़ब्स होकर खिड़की से बाहर देखने लगा। मैं उतर गया था, वापस अपनी चादर लेने आया था। इसने अचानक से इस शख्स की आवाज सुनी थी। उसकी आवाज इंतहाई सर्द थी। अजीब इंसान है ये भी, पहले बिना सोचे समझे बस से उतर गया और अब एक चादर के लिए वापस आ गया। लेकिन ये वापस कैसे आया? यही सोचकर उसने झुरझुरी लेकर उस शख्स की तरफ देखा। वो शख्स अब अपनी बारीक सी उंगलियों को उसके कंधे की तरफ ला रहा था। शारिक ने एक झटके से इसके हाथ को परे हटाया। क्या मसला है तुम्हारे साथ? वो भड़का था। कंडक्टर ने उसे अंगारा नजरों से घोरा और उठकर आगे चला गया। बाओ, मेरी चादर तुम्हारे पास है। उसने शारिक के कंधे पर अपना हाथ रखा था और अपने पीले पीले दांतों की नुमाइश की। इसके दांतों पर छोटे छोटे सफेद रंग के कीड़े थे। शारिक को अबकाई आने लगी। क्या बकवास? शारिक ने चलाकर अपने कपड़ों को देखा तो उसकी रूह फना होने लगी थी। वो चादर उसने बकल मारे ओढ़ी हुई थी। शारिक ने तरनत वो चादर उतारकर उसकी तरफ फेंकी और खौफ से अपनी सीट पर सकड़ा। इसके आगे पीछे और बाईं सीट पर बैठे लोग उसे मतअज्जुब होकर घूर रहे थे। कुछ तो सरासीमा से थे कि वो किससे बातें कर रहा है। ले जाऊंगा, जब ले जानी होगी ले जाऊंगा। उस शख्स ने दोबारा मुस्कुराकर सर धना था और उठकर बस के दरवाजे में जा खड़ा हुआ। शारिक ने पसीना पसीना वजूद के साथ आगे होकर उस शख्स को बस के दरवाजे में गायब होते देखा था। उसी वक्त कंडक्टर उसकी तरफ बढ़ा था। चलो जी बाओ, अतरू बस से। कंडक्टर के तेवर देखकर इसका लहू खुश्क होने लगा। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहीं। शारिक मुंह चिपका रह गया। इसे खुद भी अंदाजा था कि उस वक्त इसका यूं सुनसान सड़क पर बस से उतरना कितना खतरनाक हो सकता था। तुम्हारे ये हरकतें मुझ समेत सब सवारियों को परेशान कर रही हैं, इस ने खुश्क लहजे में जताया था। मीमी ने किया पहले मुझे इतनी सर्द चादर दे दी और कब से खुद सत बातें के जा रहे हो। मैं खुद से नहीं, इस मुसाफिर से बातें कर रहा था जो आपने यहाँ बिठाया हुआ था। शारिक का भी चेहरा सुर्ख हो चुका था। बस अभी तक चल ही रही थी। ड्राइवर भी शायद उसे नीचे उतार देने पर मतअम्मुल था। अब तुम ये भी कहोगे कि वो चादर भी उसे कायबाना मुसाफिर की थी? कंडक्टर ने तंजिया कहा तो दीगर मुसाफिरों का कहकहा गौनजा था। शारिक का चेहरा हतक से सुर्ख हुआ। उसी की थी। तो तेरे पास क्या कर रही है? कंडक्टर अचानक तो तड़ाक पर आ गया था। शारिक ने तब कर दोबारा कोई जवाब देना चाहा था। इसे एहसास हवा के जैसे वो चादर में लिपटा हो और उसको अपने कंधों पर वो शाल देखकर अपने हवास मखतल होते महसूस हुए थे। इसकी आंखों में नमी आ गई थी। इसने बस से बाहर दौड़ते मनाजिर में बस की रफ्तार के साथ इस मुसाफिर को भागते देखा था। इसका कद पहले से लंबा और मजीद कमजोर सा हो गया था, जो इसको खौफनाक सा तासुर दे रहा था। और खौफनाक तो वो था ही, वो शारिक की सीट की खिड़की के बराबर ही भाग रहा था।
शारिक की इसे देखकर दहशत से निगाहें फटी। कंडक्टर कुछ कह रहा था मगर उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। अचानक वो छलावा शख्स इसकी बेबसी पर बुरी तरह हंसा था और उसी हंसने की मकरूसी कोशिश में इसका दाहिना जमीन पर जा पड़ा। शारिक चीख मारकर अपनी सीट से उठा था और कंडक्टर से टकरा गया। उसी असना में बस एक झटके से रुकी थी और वो कंडक्टर के साथ ही अगली सीट पर गिर पड़ा। मेरे बच्चे की हिफाजत करना। रजब अली ने तहज्जुद पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो बे-इख्तियार उनके लबों से निकला, न जाने वो कौन है जो मेरे घर में शर फैलाए बैठे हैं। मैं तेरी फजीलत पर कामिल यकीन रखता हूँ, इसलिए उन दोनों शरीर इब्लीस के चीलों के गर्द हिसार बांध आया हूँ। बस अब डर है मेरा बेटा सफर से वापसी पर मस्जिद आने के बजाय सीधा घर ही चला जाए। ऐ मेरे रब इसकी वापसी सही सलामत और फजर के वक्त ही हो और पूरे रास्ते उसकी हिफाजत फरमाना जब तक वो शरीर इब्लीस इसके पीछे हैं। इसकी बहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो रहूंगा। इन्होंने दुआ मांगकर अपने इर्द गिर्द देखा और उठकर एक तरफ हो गए थे। उनके चेहरे हर मुकम्मल इत्मीनान था, जैसे उनके घर में कोई गीबी शरीर मखलूकात नहीं बल्कि कोई बहुत मलनसार मेहमान की आमद हुई हो। जबकि उनमें से तो एक शरीर छलावा इनके बेटे की सूरत में था। हमारी जिंदगी में कुछ मावराई मखलूकात की आमद जब जब होती है तब तब कोई नया सबक दे जाती है। डर कर कंडक्टर पर लड़ खड़ा कर गिरते। शारिक को भी आज इसकी जिंदगी में इस मखलूक की आमद तो मालूम ना हुई थी, मगर इसे ये अंदाजा जरूर हो गया था कि कभी कभी किया हमेशा ही बड़ों की बातें मान लेनी चाहिए। और रजब अली की बात को ना मानने के पछतावे में वो वहाँ कंडक्टर पर औंधे मुँह गिरा हुआ था। कंडक्टर ने गुस्से से भभकते हुए उसे पीछे को धक्का दिया था। शारिक बस के बंद दरवाजे से जा लगा, जिससे इसकी कमर में दर्द की एक टीस उठी थी। दीगर मुसाफिर और कंडक्टर उसे कीनातोज नजरों से घूर रहे थे। नाजुक सूरत-ए-हाल के पेश नजर ड्राइवर ने वहीं सुनसान सड़क पर बस रोक दी थी। हतक के एहसास से शारिक की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने खौफ को बालाए ताक रख कर अपना सफरी बैग उठाए बस से उतर गया। ड्राइवर ने नाचार बस आगे बढ़ा दी तो शारिक ने घड़ी में वक्त देखा था, 11:30। तो उसे वहीं पर हो गए थे। उसने अपने मोबाइल की टार्चा खलाई और धुंध आलूद सड़क पर नाक की सीध में चलने लगा। इसे वीराने और धुंध की वजह से अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि वो कहाँ पर है। बस अब वो चलता ही जा रहा था। दूर दूर तक उसे कोई बंदा तो किया एक घर भी नजर नहीं आ रही था। एक गज के पार सब इर्द गिर्द धुंध की लपेट में था। वो सर्दी को महसूस किए बना धुंधली सड़क पर अचानक वो ठिठक कर रुका। बस की निस्बत इसे यूं चलते हुए बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी, मगर कमर का एक मखसूस हिस्सा दर्द और अकड़न से तकलीफ दे रहा था। मुझे सर्दी क्यों नहीं लग रही, इसने हैरानी से सोचा था और अपने गिर्द फिर उसी चादर को लिपटे देखकर डर से बदका। मगर अब ने चादर उतारने की गलती नहीं की थी और अपने डर को काबू में रखे चलता रहा। कोई आधा घंटा चलने के बाद वो हांफता हुआ रुका। कुछ इस अनजानी बल्ला से छुटकारा मिलने का इम्कान भी था और कुछ डर की शिद्दत। वो वहीं सड़क के बीच अपना सफरी बैग रखकर इस पर बैठ गया और घड़ी में दोबारा वक्त देखा था 12:05। इसने अपनी जेब से फोन निकाला। खुशकिस्मती से सिग्नल आ रहे थे। उसने पहली फुर्सत में रजब अली को कॉल की। सलाम दुआ के बाद इसने अपनी ताखिर की वजह बताई थी। तुम वहाँ जल्द से जल्द निकलने की कोशिश करो। रजब अली ने सारा माजरा सुनकर इसे तफक्कुर से कहा तो वो बेबसी से नफी में सरहला गया था। दूर दूर तक कोई सवारी नहीं है अब्बू जी। धुंध से भरी खुनक सड़क पर इसलिए ही बैठा हूँ कि कोई राह मिले तो घर पहुँच जाऊँ। अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख कर चलते रहो और कोशिश करना खुद के इर्द गिर्द ज्यादा अंधेरा मत होने देना और आयत अलकरसी का वरद करते रहना। कोई बुलाए तो जाना हरगज नहीं, ना ही किसी अजनबी पर इतना एतबार करना। इन्होंने सख्ती से ताकीद की थी। जी
अब्बू जी, शारिक ने सआदतमंदी से कहा और खुद पर आयतल कुर्सी पढ़कर फूंकता उठा। सफरी बैग अपने कंधे पर डाला और आगे बढ़ गया। अचानक उसके करीब से एक चौपाया तेजी से गुजरा था। शारिक ने लम्हे के 1000वें हिस्से में इस पर टार्चा लाइट मारी। वो एक मोटा ताजा कुत्ता था जो उसके गर्द चक्कर काटता बुरी तरह से भूख रहा था। आना फाना वहाँ 3 कुत्ते इकट्ठे हो गए और इसके गर्द घूमते भूंकने लगे। शारिक दहशत से अपनी जगह मंजमद हो गया था। अचानक पीछे से एक आदमी ने आकर कुत्तों को वहां से हटाया था। सांस रोके खड़े शारिक की जान में जान आई। उसने ममनून नजरों से इस नौवारद को देखा था। वो एक 45 साला शख्स था जिसकी मुस्कुराहट बहुत भली थी, मगर इतनी धुंध में वो इसका सही से चेहरा नहीं देख पा रहा था। इसने शारिक को सवालिया नजरों से देखा था और मुस्कुराया। जवान, इतने बड़े होकर कुत्तों से डरते हो? इन्होंने लतीफ सा मजाक किया तो शारिक हंसी सा गया। नहीं, डरा नहीं था, सोच रहा था कि ये ऐसे क्यों भूख रहे हैं। शारिक ने बौदा सा बहाना गढ़ा और आदमी के हमकदम हो लिया। अब इसे तसल्ली थी कि कोई दूसरा है उसके साथ, मगर वो इतने वीराने में कर किया रहा था। शारिक ने सोचा और अगले ही ख्याल में इसके तन से जैसे जान निकाल ली। इसे रजब अली की बात याद आई। वो किसी भेस में भी आ सकता है, तुमने बस अपना डर जाहिर नहीं होने देना। इसके कानों में रजब अली की आवाज गूंजी। इसने बगौर अपने साथ चलते आदमी को देखा। वो सफेद लिबास में काफी हद तक सोबर लग रहा था। शारिक ने 2 कदम पीछे लेकर उसके पांव देखने चाहे। उसने बचपन से अब तक सुन रखा था कि जिन्हों के पांव उल्टे होते हैं, और यही वो देखना चाह रहा था कि इस आदमी के पांव किस तरफ हैं, मगर तारीकी और धुंध की वजह से उसे सही अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था कि अचानक हो आदमी पलटा। तुम्हारे पास माचिस होगी? इसने इतने दोस्ताना अंदाज में पूछा था कि शारिक दिल ही दिल में शर्मिंदा हो गया और नफी में सर हिलाया था। इस आदमी ने अपनी अजीब सी मुस्कुराहट छुपाई थी और वापस इसके आगे चलने लगा। आप यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हैं? शारिक ने लबों पर मचलता सवाल पूछ ही लिया। दूसरी तरफ 12:30 बजे अचानक दरवाजा जोर से धड़धड़ाया गया था। रजब अली अपने बिस्तर पर मतफक्कुर से उठ बैठे। अभी तो कुछ देर पहले ही उसने शारिक से बात की थी, और अब ये कौन दरवाजे पर आ गया था? वो अपने ऊपर हिसार बांधने लगे कि अचानक मरकजी दरवाजे पर मानूस सी दस्तक हुई थी और बाहर से शारिक की फुंसी फुंसी सी आवाज सुनाई दी। अब्बू जी, सर्दी बहुत है, दरवाजा खोलें। शारिक की भारी सी ठिठुरती आवाज उनके लिए गैर मानूस कम और गैर मुतवक्के ज्यादा थी। रजब अली वहीं बैठे दूसरी दस्तक का इंतजार करने लगे। एक दस्तक के बाद दोबारा दस्तक नहीं हुई थी। वो मतफक्कुर जरूर थे, मगर डरे हुए नहीं। दूसरी तरफ ठीक उसी लम्हे वो शख्स शारिक ने मिला था। घर के बाहर कभी गुनगुनाने की आवाज और थोड़े वक्फे से दरवाजे पर बचकाना सी आहटों से इन्हें अंदाजा तो था कि अभी वो मखलूक टली नहीं है, मगर ये इन्हें परेशान क्यों कर रही थी? इन्होंने सोचा। हम अल्लाह के काम अल्लाह ही जाने। इन्होंने परसोच सा हनकारा भरा और वजू बनाने उठ गए। सहन में लगे वाश बेसन पर वजू करते इन्हें बाहर से आती आवाजों पर कान धरने ही पड़े। दस्तक दोबारा हुई थी। अब्बू जी, आवाज धीमी थी। वो पाँव को धोते हुए चौंके। पहले की निस्बत आवाज में लर्जिश व कपकपाहट थी। रजब अली को एहसास हुआ कि जैसे वाकई में शारिक आ गया हो। यही सोचकर वो दरवाजे की जानिब बढ़े थे और बेखौफी से दरवाजा वा कर दिया। और दरवाजा वा करते ही इन्हें शक सा गुजरा कि वो उनका बेटा शारिक नहीं है। वो चादर से अपना आधा मुंह ढंपे हुए था। अब्बू जी, मुझे जल्दी से अंदर आने दी। वो मेरे पीछे ही है। शारिक ने डर कर आगे बढ़ते हुए उनके कंधे पर हाथ रखना चाहा तो करंट सा खाकर 2 कदम पीछे हटा था। रजब अली वजू में थे। रजब अली इसकी इस हरकत को महसूस ना कर पाए थे। शारिक इन्हें देखता बिजली की तेजी से अंदर सहन में आ गया और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। रजब अली सर झटक कर दरवाजा बंद करने लगे तो इन्होंने उसी मखलूक को देखा था जो तेज तेज कदम से तकरीबन भागती हुई आकर
उनके घर की दीवार पर बैठ गई थी। इसकी दहशत से रजब अली भी लम्हा भर के लिए घबरा गए थे और इसे नजरअंदाज के अंदर की तरफ बढ़े। वो अभी अपने कमरे में आए ही थे कि इन्हें शारिक के कमरे से बेहनगम हंसी की आवाजें आने लगीं। रजब अली को अपनी गलती का एहसास होने लगा। इन्होंने अपने बिस्तर पर बैठकर कोशिश शुरू कर दी कि इन्हें नींद ना आए। नींद आती तो वजू टूट जाता और वो ऐसा नहीं चाहते थे। वजू गोया उनके लिए एक हिफाजती हिसार साबित हो रहा था। तकरीबन आधा घंटे बाद शारिक दौड़ता हुआ आया था और ऐसे दिखाने लगा जैसे वो ही शारिक हो। रजब अली जानते थे कि ये छल है और छल हमेशा एतिमाद में लेकर नुकसान पहुंचाता है। रजब अली जितना हो सकता था इसको ये एहसास होने नहीं दे रहे थे कि जैसे वो इस छल की सच्चाई जानते ही अगर इसे अंदाजा हो जाता तो वो नुकसान पहुंचाने से भी दरेग ना करता। इन्हें अपनी नहीं बल्कि शारिक की फिक्र थी। तुम्हें वो चादर कहाँ से मिली? इन्होंने हत्ता अलामकान सरसरी लहजे में पूछा था। खाला ने दी थी, उसने कदरे सख्ती से जवाब दिया था। रजब अली अंदर शारिक की और बाहर खड़े छलावे की बेकरारी महसूस कर रहे थे। इस छल का बावजूद रजब अली को कोई नुकसान ना पहुंचा सकता इसे झुंझलाहट में मुब्तला कर रहा था और उसी सोच वाओ विचार में तहज्जुद का वक्त हो गया था तो वो उठ खड़े हुए। शारिक के सवाल को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते वो शख्स चलता ही जा रहा था। शारिक को सबकी महसूस हुई। शायद तुमने गौर नहीं किया, मैं उसी बस में था जिसमें तुम थे। इस ने कदरे ठहर कर जवाब दिया तो शारिक को वो मैखनी सा शख्स याद आया था। उसने भी तो शारिक को ऐसे ही जवाब दिया था। ठहर कर कदरे सोचकर शारिक की गिरफ्त अपने बैग पर सख्त हुई। इसने आदमी के साथ से आगे निकलते तेज तेज कदमों से चलना शुरू कर दिया था, मगर रजब अली की हिदायत के मुताबिक उसने टार्चा लाइट का रुख इस आदमी के चेहरे की तरफ कर दिया था। वो आदमी जैसे रोशनी से तकलीफ में मुब्तला होता चीखने लगा था। क्या कर रहे हो जाहिल आदमी? मी इंसान हूँ, कोई छिलावा नहीं बेवकूफ। वो अपने आंखों में लगती टार्चा लाइट से सख्त कबीदा खातिर होकर चलाया था। इस की चनगढ़ से इस सनसनान सड़क पर शारिक को खौफ से पसीने आ गए। वो खुश्क होंठों पर जबान फेरता पीछे को भागा था। पीछे से इस छल के ककहे गूंजते उसे पागल किए दे रहे थे। शारिक की भागते भागते अब बस होने लगी थी। वो एक दरख्त के करीब तकरीबन गिरकर हाँफने लगा। ना जाने ये रात कितनी लंबी है। वो कपकपाते हुए खुद कलामी करते जैसे रो देने को था। बैग इसके कंधे से कहीं गिर पड़ा था। क्या हवा भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? इसके कंधे पर किसी ने मलामत से हाथ रखा था। शारिक दरख्त की छाल का सहारा लिए उठ खड़ा हुआ। कुछ आंखों की नमी और कुछ अंधेरे के बाइस सामने वाले को देखे बना फट पड़ा। तंग आ गया हूं मैं, जीने देना है तो दो, मारना है तो मार दो। वो सख्त थकान के बाइस सही से चला भी नहीं पा रहा था। चादर उतर कर गिर चुकी थी और मोबाइल भी नदारद। हम तुम्हें क्यों मारेंगे भला? नोवारद ने इसके कंधे पर हाथ रखते मलामत से पूछा था। परेशान हो? हम शारिक जैसे अब तक टूट सा गया था, जरा सी तशफी पर ढह गया। क्यों? एक छलावा मेरे ताक़ब में है। वो रूहान सा हो उठा। छलावा? कैसा दिखाई देता है वो नोवारद मुस्तफसर हुआ था। शारिक ने गलूगीर लहजे में नफीमी सर हिलाया। नहीं जानता वो। नोवारद उसके करीब आया था और माचिस की तली सलगाकर अपने चेहरे के करीब लाया। क्या वो ऐसा था? नवारद के लहजे में इस्तेहज़ा था। इसका चेहरा सफ़ेद और लंबाई में दो बालशत से भी ज्यादा और उनकी अंदर को सुकड़ी थी। शारिक इसका चेहरा देख खौफ से सफ़ेद पड़ता पीछे को गिरा। नवारद का बेहिंगम कहा फिजा में गौनजा और युकलखत करीब कहीं की मस्जिद से तहज्जुद की पुकार पर वो खौफनाक छलावा गायब हुआ। शारिक उसी मौका से फायदा उठाकर आवाज की सिमत दौड़ा था और थोड़ी दूर भागने के बाद ही उसे मस्जिद की सिमत का तयन हो गया था। वो तशक्कुर का कलिमा अदा करता नई उमंग से दौड़ पड़ा था। इसके तन से चादर भी अब गायब थी। फजर
की नमाज पढ़कर शारिक ने घर के लिए सफर शुरू किया था। रात की तारीकी और हौलनाकी इसके आसाब पर अभी तक तारी थी। मोबाइल लापता होने की वजह से उसका राब्ता रजब अली से भी नहीं था, लेकिन उसे इत्मीनान था कि रजब अली इसका मस्जिद में ही इंतजार कर रहे होंगे। इसलिए अपने कस्बे में आते ही उसने घर जाने के बजाय मोहल्ले की मस्जिद का रुख किया था। रजब अली ने उसे मस्जिद में कदम रखते देख इत्मीनान से सर सुकून से लगाया था। शारिक ने मस्जिद के अहाते में निगाह दौड़ाई मगर रजब अली कहीं नहीं थे। वो मतअज्जुब सा पलटा और घर की तरफ रुख किया। रजब अली की परसुकून रूह ने उसे मस्जिद से निकलते देखा था। घर के करीब पहुंचकर इसने घर से कुछ दूर एक मजमा देखा। शारिक का दिल किसी नामालूम एहसास से बुरी तरह धड़कने लगा। वो मजमे को चरता हुआ आगे आया था और इसे जिस हादसे का डर था वही हुआ। रजब अली की लाश और उसके पास पड़ी चादर। शारिक वहीं सर पकड़ता बैठता चला गया था। कुछ घंटे पहले उनके हाथों से यकदम चादर गायब हो गई थी। रजब अली ज़रलब दुआ गो होते मस्जिद की तरफ तेज तेज कदम उठाने लगे तो दूसरे ही कदम पर बेदियानी में उनका पाँव किसी पानी में पड़ा था, जिसकी छींटी उनके शलवार के पायंचों और पंडलियों पर भी पड़ गई थी। रजब अली ने नीचे देखा। कुछ कदम के फासले पर एक कुत्ता खड़ा भौंक रहा था। वो कुत्ते ही का पेशाब और फजला था। रजब अली के पाँव तले से जमीन निकल गई। इस गंदगी से उनका वजू टूट चुका था और अक्सर चंद खबीस बद मखलूक़ात इन्हीं नापाकी की तलाश में रहती हैं। और यही वो लम्हा था जब इन्होंने किसी का तेज नोकीला शिकंजा सा अपने कंधे पर महसूस किया और इन्हें बस इतना याद था कि वो बेवजू हो चुके हैं। और ये एहसास इतना तकलीफ दह था कि उनके लबों पर कोई वरद जारी ना हो सका सिवाय सांसें निकलते कलिमा शहादत के। शायद यही लिखा था और ऐसे ही मौत आनी थी, मगर उनकी रूह पर इत्मीनान थी। यही एक नेक इंसान की निशानी है। खत्म शद। बेस्ट रोमांटिक नॉवेल्स।